Today's my topic is जॉन रॉल्स। तो हमारे सिलेबस में जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड पॉलिटिकल लिबरलिज्म दिया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉन रॉल्स है कौन। तो जॉन रॉल्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक थे जो राजनीतिक दर्शन और नैतिक सिद्धांतों के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 21 फरवरी 1921 को बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ तथा इनकी मृत्यु हुई 24 नवंबर 2002 को। रोज को उनकी फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के लिए लिख लो बेटा, लिखो इस किताब को, लिखो। थैंक यू, आपसे रिक्वेस्ट है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, ठीक है। जस्टिस बोलो बेटा। जिसमें उन्होंने न्याय का सिद्धांत पेश किया। इस पुस्तक ने उन्हें आधुनिक राजनीतिक दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक बना दिया। रुको, देखो अब इन्होंने बात बोली। अच्छा, थोड़ा और पढ़ लो, फिर मैं बोलूँगा। बोलो। प्लेटो के बाद लगभग 2300 वर्ष के बाद कोई ऐसा विचारक आया जिसने न्याय की परिभाषा दी। वाह। और रोल्स का मानना था कि उन्होंने न्याय को एक निष्पक्षता के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे जस्टिस एज फेयरनेस कहा। लिख दो, वर्ड लिख लो इंग्लिश का, जो उनका वर्ड है ना। हम तो निष्पक्षता, ये दूसरा चौक ले लो बेटा, खराब है तो। जस्टिस एज फेयरनेस, इंग्लिश में एक वर्ड होता है फेयर, है ना। और एक का गोरा होता है मतलब, पर इसका मतलब होता है न्याय, मतलब निष्पक्षता। जस्टिस एज फेयरनेस, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना, बहुत ब्यूटीफुल। बोलो, शाबाश। और यह बात उन्होंने 1957 के एक लेख के माध्यम से प्रस्तुत की, जिसे रॉबर्ट नॉजिक, जो उनका एक फ्रेंड भी था, उन्होंने इसकी आलोचना की अपनी बुक एनर्की स्टेट एंड यूटोपिया 1973 में। गुड, और बोलो, शाबाश। उनका विचार था कि न्याय को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, खासकर समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको। रुको, ये देखो, अब इन्होंने जो बात छिड़ी ना, आपको क्या शब्द इन्होंने इतना सुंदर यूज किया कि प्लेटो के बाद एक ऐसा विद्वान जिसने न्याय के टॉपिक को अपने फोकस में लाया। तो इससे क्या हुआ, जैसे प्लेटो ने जब किताब लिखी, आपको याद होगा, उसके खिलाफ कई लोगों ने किताबें लिखी, उसके चेले ने लिखी, अरस्तु ने लिखी, एक डिबेट शुरू हुई प्लेटो को लेकर। ऐसा ही जॉन रॉल्स ने पॉलिटिकल थ्योरी में 70-71 में जब एक किताब लिखी, उसके बाद उसके खिलाफ रॉबर्ट नोजिक, जैसे इन्होंने खुद ही बता दिया आपको, अनार्किस्ट यूटोपिया पे उसके खिलाफ लिखते हैं। वो उदारवादी होते हैं, ठीक है जी। उसी तरह से एक माइकल वेजलर पढ़ेंगे आप, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो समुदायवादी है। उन्होंने भी किताब इसको ही ध्यान में रखी। और एक दो बंदे और मुझे अभी याद नहीं आ रहे, मतलब इस बंदे ने पॉलिटिकल थ्योरी में दोबारा से न्याय के कॉन्सेप्ट को जीवित किया। तो इसके काउंटर में कई बुक्स आई। एक तो ये अपना व्यक्तिवादी बता दिया मैंने आपको, रॉबर्ट नोजिक, और समुदायवादी माइकल वेजलर आ गए। कई किताबें न्याय पर इसके बाद छपी। तो मतलब इसने एक डिबेट शुरू की पॉलिटिकल थ्योरी में 70s में, जिसने न्याय को फिर से महत्वपूर्ण बनाया। जो बात इन्होंने बोली ना, आगे बोलो बिटिया, शाबाश, गुड। जॉन रॉल्स की कुछ प्रमुख रचनाएं जो सीक्वेंस वाइज हैं: अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, गुड। द लॉज ऑफ पीपल 1999 एंड जस्टिस एज फेयरनेस। सबसे पहले जो जस्टिस एज फेयरनेस है ना, इन्होंने सिर्फ लेख दिया 1957 में। अच्छा। और बाद में यह प्रकाशित हुई 2002 में। अच्छा। और इनकी जो अंतिम है वो है कलेक्शन वर्क ऑफ जॉन रॉल्स, यह एक एडिटेड बुक है। अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपनी जो दूसरी पुस्तक थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में इन विचारों को विस्तारित किया, जिसमें उन्होंने एक बहुलवादी समाज में विभिन्न धार्मिक व नैतिक मान्यताओं के बीच न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात की। लिखो जरा उस किताब को बेटा, बड़ी सी किताब बताइए आपने, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये देखो इनकी, और दोनों ही थॉट हमारे सिलेबस में, इसे इन्होंने बताया पहले हमें, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और एक ब्यूटीफुल शब्द यूज किया आपने, बहुलवादी समाज, है ना। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? मल्टी कल्चरल, है ना। लिखो, मल्टी कल्चरल, है ना, मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अच्छा, अब प्रश्न बनता है हमारे साथियों से। बच्चों, बिटिया आप बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय बहुलवादी समाज, क्या होता है? मल्टी कल्चर सुना आपने? मल्टी कल्चरलिज्म, मल्टी कल्चर कभी? सर, जहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हो। बहुत बढ़िया। आप बोलो बेटा, आप बोलते कोई? सर कि हाँ, यही मतलब कि सभी, मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग, धर्मों कल्चरों के लोग रहते हैं ना। बहुत ही सुंदर, है ना। तो मल्टीकल्चरलिज्म एक विचारधारा है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कि मॉडर्न टाइम में 60-70s में वेस्ट में विकसित हुआ। जिसका मतलब है कि भाई अलग अलग कल्चर के लोगों को अपने वहाँ रहते हुए भी अपने कल्चर की शिक्षा, दीक्षा, रीति रिवाज, खान पान की क्या मिलेगी? आज़ादी। इसका सबसे फेमस विचारक है, एक फेमस जो बहुत हुआ, उसका नाम था विल
कैमेलिका, विल कैमेलिका, आप पढ़ें कभी उनके बारे में, है ना। उसके बाद भिखू पारिक है एक भारत के, वो भी इसके ऊपर लिखते हैं। और आज के समय में दुख की बात है, पॉजिटिव जो बात है, मल्टीकल्चरल की बड़ी आलोचना हो रही है वेस्ट में भी, यहाँ ही नहीं वहाँ भी, क्योंकि अब उनका ये मानना है कई बार मल्टीकल्चरिज्म के नाम पे क्या होता है, लोग अफ्रीका से आकर भी अपना कल्चर नहीं छोड़ते, गोरे देश में आकर भी वो औरतों को बराबर नहीं समझ रहे, उनके देश में आकर वो औरतों को अपना साथी चुनने की खुद आज़ादी नहीं दे रहे। जैसे भारत के लोगों पे इल्ज़ाम लगता है इंग्लैंड में या कहीं कि बच्चों की शादी खुद कराते हैं, वो ये मानते हैं कि व्यस्त होने के बाद बच्चों को लाइफ पार्टनर खुद चुनने का क्या है अधिकार। तो ये अब कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई है। तो अब वेस्ट में जो ट्रंप है या कई और ऐसे लीडर आ रहे हैं यूरोप में जो कि मल्टीकल्चरलिज्म के अब शत्रु है, वो बोलते हैं हम इसको नहीं मानते, अगर आपने हमारे देश में रहना है तो आपको करना पड़ेगा, इसका उल्टा होता है एसिमिलेट। क्या होता है? एसिमिलेट करना पड़ेगा आपको, हमारे कल्चर को क्या करना पड़ेगा, आपको आत्मसात करना पड़ेगा। तो दो विचार होते हैं, ये पढ़ना इसके बाद। बोलो बेटिया, शाबाश। इसके अलावा उन्होंने न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें की। सबसे पहले उन्होंने कहा मूल स्थिति और अज्ञान का पर्दा। रॉल्स का मानना था कि अगर हमें यह तय करना हो कि समाज के नियम व संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, तो यह निर्णय लेने वालों को किसी भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। वाह। इसके लिए उन्होंने एक काल्पनिक स्थिति की परिकल्पना की जिसे उन्होंने मूल स्थिति कहा। इस मूल स्थिति में सभी लोग अज्ञान के आवरण के पीछे होंगे। अब अज्ञान का आवरण क्या है? अज्ञान का आवरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि वह समाज में किस स्थान पर होगा। ना तो वह अपने लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धर्म आदि के बारे में कुछ जानता होगा। इस स्थिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोग समाज में नियमों व कानूनों का चुनाव पूरी निष्पक्षता व समानता के साथ करें। वाह, इस दोनों शब्दों को लिखेंगे आप। एक बोला आपने मूल स्थिति, ऊपर लिख लो बेटा, कोई बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपकी हाइट पहुंचती है तो परमिट करती है आपको। देखिए दो कॉन्सेप्ट उसके इसमें बहुत है। मूल स्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल पोजीशन, अगर आप पढ़ेंगे उनकी किताब को, है ना। और दूसरी शब्द जो इन्होंने बड़ा सुंदर यूज़ किया, हाँ, अज्ञान का पर्दा या आवरण, बहुत सुंदर। इसको बोलते हैं उन्होंने व्हील ऑफ इग्नोरेंस बोला उन्होंने। क्या बोला इंग्लिश में वर्ड? व्हील ऑफ, व्हील होता है VIEL शायद, है ना बेटा इंग्लिश में। पर्दा, ज्ञान का पर्दा। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो इसके बिना सामाजिक समझौता नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप हम सब पढ़ रहे थे हॉब्स, लॉक, रूसो, उन तीनों ने भी सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी में क्या लाया, कौन सा कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में? हॉब्स, लॉक, रूसो ने सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी में कौन सा कॉन्सेप्ट लाया? हाँ, राज्य की उत्पत्ति के लिए समझौता सिद्धांत। मॉडर्न टाइम में हमारा भाई जॉन रॉल्स दोबारा से उस थ्योरी को लेता है, किसको? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। और वो बोलता है रूसो की तरह, कल मैं डिबेट में अच्छा पढ़ रहा था, तो रूसो भी यही बोलता है कि जो सामाजिक समझौता होगा उसमें सब लोग कैसे होने चाहिए उस टाइम, बराबर, कोई अलग नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो ये भी बोलता है जब 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 समझौता होगा तो जो मूल स्थिति होगी आपकी, वहाँ पर ना तो कोई जिम्मेदार होगा, ना कोई औरत होगी, ना कोई मर्द होगा। पर आप बोलेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वो बोलता है हर एक के आंखों के ऊपर क्या पड़ जाएगा, हर एक के दिमाग के ऊपर क्या पड़ जाएगा? अज्ञान का पर्दा। कौन से ज्ञान का? अज्ञान का, कि भाई आप ये ना जान सके कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। हम सब खुद को बराबर समझें, ताकि जब हम समझौता करें नए राज्य के लिए तो सच्चे दिल से करें और सबकी भलाई के लिए समझौता करें, ऐसा बोलते हैं हमारे भाई। नहीं तो बोला क्या होगा, नहीं तो अगर आपको पहले पता है मैं कौन हूँ, जैसे जॉन लॉक, देखो लॉक का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना आपने, लॉक के कॉन्ट्रैक्ट में बंदे को सब पता होता है मैं कौन हूँ, और हाउस में भी, रूसों में नहीं पता होता। उसमें व्यक्ति को पता है कि हमने सरकार इसलिए बनाई ताकि वो हमारे संपत्ति के कानूनों की क्या करे, व्याख्या करे। इसीलिए जो मैंने आपको बोला था, रूसो नेचुरल राइट की फिलॉसफी को नहीं मानता। रूसो मानता है आपके सारे राइट किससे निकलते हैं? जनरल विल से, जो समझौता करते हैं आप, ये फर्क है उसमें। और वैसा ये आदमी बोल रहा है कि आपकी जो मूल स्थिति होगी वहाँ आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, नहीं तो आप भेदभाव करोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं हो सकता। आप सही फैसला, निष्पक्ष फैसला, जस्टिस एज फेयरनेस वाला फैसला नहीं ले सकते। तो दोबारा से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किसने लाया पॉलिटिकल थ्योरी में? जॉन रॉल्स ने। शाबाश बेटा, और बोलो। गुड। अगला सिद्धांत दिया इन्होंने दो न्याय के सिद्धांत। गुड। मूल स्थिति तथा ज्ञान के आवरण के आधार पर रोल्स ने दो न्याय के सिद्धांत का प्रस्ताव किया, जिसमें से सबसे पहला है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। वाह, बहुत सुंदर। रोल्स के पहले सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
जो कि दूसरों की स्वतंत्रता के साथ संगत हो। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अच्छा, ये पहला है उनका ना। Yes, sir. तो उसको शॉर्ट में लिखेंगे आप आगे, इस फेयरनेस के आगे पहला प्रिंसिपल क्या बोला न्याय का इन्होंने? देखो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है इनका, हाँ, इक्वल लिबर्टी। इसका मतलब क्या है? जॉन लॉक उदारवादी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सबसे प्रथम स्थान किसको दिया उसने? स्वतंत्रता को दिया है ना, इसलिए वो समाजवादी नहीं, वो उदारवादी है। अच्छा, शाबाश, आगे। इस सिद्धांत के अनुसार समाज को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित ना कर सके। वाह। दूसरा सिद्धांत दिया इन्होंने असमानता का न्याय संगत सिद्धांत। वाह। रॉल्स का दूसरा सिद्धांत असमानताओं से संबंधित है। उनके अनुसार समाज में असमानताएं तब उत्पन्न होती है जब वे दो शर्तों को पूरा करती है। नंबर 1, सबसे कमजोर वर्ग के लिए लाभकारी। हाँ, असमानताएं इस तरह होनी चाहिए कि वे समाज के सबसे वंचित और कमजोर वर्ग के लिए लाभ के कार्य कर सके। इसका अर्थ है कि समाज की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए जिससे गरीब लोगों की स्थिति में सुधार हो सके। वाह। तो सबसे पहले उन्होंने कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों की ही बात की है। जो दूसरा पॉइंट है उसमें समान अवसर का सिद्धांत। वाह। असमानता इस शर्त पर भी न्याय संगत होनी चाहिए कि समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान हो सके। किए गए थे ना, फिर कोई नहीं बना कोई बात नहीं, पर सबको एक चांस दिया गया था। कितना बढ़िया। लिखो बोला बेटा, इस दूसरे प्रिंसिपल को भी लिखो, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखो, न्याय के 2 सिद्धांत है ना, और दूसरे सिद्धांत के 2 भाग बताए, कितने सुंदर है ना जी। पहला है समानता, असमानता का न्याय संगत होना, है ना। असमानता कैसी होनी चाहिए? न्याय संगत, जस्टिफाइबल होनी चाहिए। ठीक इसके है, 2 पार्ट। बताओ, शाबाश। कमजोर के लिए, हाँ, असमानता का कमजोर वर्ग के लिए क्या होना चाहिए? फिर फायदा होना चाहिए। ठीक है, और बहुत बढ़िया। और समान अवसर का सिद्धांत। हाँ, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर मैं आपसे पहले आपको छोड़ता हूँ, औरों को पूछता हूँ, ऐसी कोई असमानता हो सकती है बिटिया? आप बताओ बेटे, जिससे कमज़ोर को फायदा हो। किसी को हम स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं पर उससे कमज़ोर को फायदा हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण देके बताओ। सर, जैसे कोटा वगैरह होता है। हाँ, चलो, हाँ, कोई जो मतलब निर्धन उससे है या कोई सामाजिक भेदभाव झेल रहा है, उसको अगर उसको जॉब मिलेगी तो वो तो उसको फायदा हो, समाज को क्या फायदा हो उसका? तो सर जब वो भी आगे बढ़ेंगे तो सर इक्वालिटी आएगी ना। हाँ, ब्रॉडर में समाज में समानता स्थापित होगी, और जो और कमज़ोर है उनको न्याय मिलेगा। ये भी अच्छा बोला आपने। और बताओ, जैसे मान लो कि कोई, आपको उदाहरण दो बेटा, कि जहाँ असमानता है पर उससे कमज़ोर को फायदा हो रहा है, कोई उदाहरण दो। जैसे इनके उसमें तो चलो इन्होंने एक और लॉजिक भी दिया। अच्छा, और बताओ, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है और उनको मतलब अच्छा निवास स्थान जहाँ वो नौकरी कर रहे हैं उसके साथ ही मिल जाता है, तो उनको एंजॉय मिल रहा है बढ़िया, तो उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है? क्योंकि वो डॉक्टर है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? हाँ, शाम के वक्त भी इलाज करना क्या हो जाएगा। कोई और उदाहरण दो इस तरह का, आप दो बेटा, मोनिका, कोई उदाहरण इस तरह का जहाँ असमानता से कमज़ोर का फायदा हो तभी उसको स्वीकार करेंगे, हैं? आप बोलो। देखो, इसने क्या बोला जॉन रॉल्स ने? असमानता तभी स्वीकार होगी यदि तेरे स्पेशल बनने से समाज के कमजोर वर्ग को क्या हो रहा है ना। क्या बात है। और दूसरा बोला सबको एक अवसर मिलना चाहिए। शाबाश बेटा, गुड। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी गुड्स। हाँ, रॉल्स के अनुसार समाज में न्यायपूर्ण संचालन के लिए कुछ प्राथमिक वस्तुएं जरूरी है। हाँ। ये वस्तुएं ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर कोई व्यक्ति चाहता है, जिनकी आवश्यकता सुखद जीवन की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। वाह। इनमें शामिल है अधिकार और स्वतंत्रता, अवसरों की समानता, धन और आय, आत्मसम्मान। बेटा इसको मिटाओ और फिर यहाँ लिखो प्राथमिक वस्तुएं क्या है। शब्द क्या बोला इंग्लिश में बोलते हैं इसको? प्राइमरी गुड्स। हाँ, प्राइमरी गुड्स होती है। लॉक मानते ये मानता है रॉल्स, बिना प्राइमरी गुड्स के समाज में वो स्थापित नहीं हो सकती। क्या स्थापित नहीं हो सकती बच्चों? न्याय स्थापित नहीं हो सकती, है ना। हाँ, बताओ कौन कौन सी है? खोलो के इसको। अधिकार, हाँ, अधिकार, गुड। और हाँ, देखो इसमें जो इसने वरीयता दी है ना, ये मजाक नहीं, इसको समझ के दी है इसने। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी इसने? अधिकार को और स्वतंत्रता को, यानी कि उदारवादी बंदा है। हालांकि बाद में आप देखेंगे लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया कि तू समाजवादी है।
धन और आय, अवसरों की समानता, गुड। फिर धन और फिर आय, आत्मसम्मान। अच्छा, चौथे नंबर पे सेल्फ डिग्निटी। अच्छा, वाह जी वाह, ये 4 चीजें चाहिए ना, बहुत बढ़िया। रॉल्स का तर्क है कि न्यायपूर्ण समाज में इन सभी वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए, हाँ। तभी सभी नागरिक समान रूप से जीवन यापन कर सकेंगे। फोर्थ बताया उसने, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, वाह। संवैधानिक लोकतंत्र और न्याय। रॉल्स का मानना था कि एक न्यायपूर्ण समाज को संवैधानिक लोकतंत्र के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि समाज के सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण नियमों व कानूनों के तहत जीने का अधिकार होना चाहिए। संवैधानिक लोकतंत्र का उद्देश्य समाज में सभी व्यक्तियों के अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है। वाह। फिफ्थ पॉइंट बताया, समान अवसरों की समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जॉन रॉल्स ने समान अवसरों की समानता का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में हर व्यक्ति समान अवसर प्राप्त हो सके। इसका मतलब है समाज में जन्म, जाति, लिंग, वर्ग इत्यादि के माध्यम से सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त ना हो सके, सभी को इक्वल अधिकार प्राप्त हो। हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना न्यायपूर्ण समाज का मुख्य बेस माना जाता है। ये देखो, इसमें जो आपने, मैडम आपका क्या नाम था? हाँ, जो इन्होंने एग्जांपल दिया, क्या शबनम, शबनम, वो बिल्कुल इसमें आएगा, वो अवसरों की रिजर्वेशन का, कि भाई कोई वर्ग नहीं आगे निकल पा रहा तो उसके लिए कुछ विशेष सुविधाएं है ना। शाबाश बेटा, बोलो, गुड। जॉन रॉल्स का राजनीतिक उदारवाद। रॉल्स ने अपनी दूसरी प्रमुख पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में उन विचारों को विस्तार से प्रमोट किया, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के माध्यम से। यहाँ उन्होंने बहु संस्कृति और बहु विचारधारा वाले समाज में न्याय और लोकतंत्र की अवधारणा को अधिक रूप से स्पष्ट किया, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। समाज में विविधता तथा सह अस्तित्व। रॉल्स का मानना था कि एक लोकतांत्रिक समाज में विभिन्न धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक दृष्टिकोण होते हैं। इसीलिए न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सभी दृष्टिकोणों के साथ सह अस्तित्व में रह सके। इसे उन्होंने समग्र सर्वसम्मति कहा। इसे व्यवहारिक सर्वसम्मति की जो धारणा है वो विविधता तथा वहाँ लिखो, बहुत अच्छा लिखा आपने। प्रैक्टिकल इंग्लिश कंसेंसस बोलेंगे इसको, व्यवहारिक लिखो, इस वर्ड को लिखो बेटा, इसने दिया, देखो ये वर्ड इसने दिया, कर आता है ना कई बार, व्यवहारिक सर्वसहमति, मतलब इसके लिए वर्ड होगा कुछ प्रैक्टिकल, इसका वर्ड क्या, देखो जरा आंसर, पॉइंट चलाओ। कंसेंसस बोलते हैं इसको, कुछ वर्ड है पर ओवरलैपिंग कंसेंसस बेटा, इसके लिए वर्ड पता क्या दिया है इसने, ओवरलैपिंग कंसेंसस। बच्चे फोन में देखो, प्लीज चेक करो, ये वर्ड है इनका, ओवरलैपिंग कंसेंसस वर्ड है इनका, ये आता है कई बार, है ना। आगे बोलो, शाबाश। व्यवहारिक सर्वसम्मति की जो धारणा है वो विविधता तथा सह अस्तित्व के विचार को गहरा करती है। वे मानते हैं कि समाज में अलग अलग धार्मिक, नैतिक व सांस्कृतिक मान्यताओं के बावजूद लोग कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर सर्वसम्मति बना सकते हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समानता। वाह। अगला रीजन दिया इन्होंने, जनता का कारण। यह अवधारणा बताती है कि राजनीतिक निर्णयों को सही ठहराने के लिए ऐसे तर्कों का प्रयोग करना चाहिए जो सभी लोगों के लिए समझने योग्य हो। यह विचार लोकतांत्रिक समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि सभी लोग निर्णय के पीछे के कारणों को स्वीकार कर सकें। मूलभूत संरचना। एक शब्द क्या बोलता है, जनता का कारण? यस सर। जनता का कारण, अच्छा शाबाश, आगे। मूलभूत संरचना। अच्छा। रॉल्स के अनुसार समाज की मूलभूत संरचना जैसे कानूनी, आर्थिक, राजनीतिक संस्थान का इस प्रकार से निर्माण हो कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान न्याय मिल सके। वाह। अब है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना। अच्छा बोलो। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर उनके विकर्षणात्मक न्याय। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फादर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये इसको बोलता है वितरणात्मक, है ना, वितरणात्मक न्याय के। यह आलोचनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, असमानता की अस्वीकृति। ओके। रॉल्स का असमानता का सिद्धांत कहता है कि समाज में असमानताएं तब तक स्वीकार्य है जब वे सबसे वंचित वर्ग के लाभ में हो। सही। आलोचकों का मानना है कि यह सिद्धांत असमानताओं को उचित ठहराने का एक तरीका है। अंततः इसे सामाजिक और आर्थिक विषमताएं बनी रहती है।
सेकंड पॉइंट है संबंधिता की कमी। अच्छा। रॉल्स का सिद्धांत आदर्श परिदृश्यों पर आधारित है, जैसे कि मूलभूत स्थिति व सामाजिक अनुबंध। आलोचक मानते हैं कि यह अवधारणा वास्तविक दुनिया की जटिलताओं और असमानताओं को सही ढंग से समझने में विफल रहती है। सही। थर्ड पॉइंट है विविधता की अनदेखी। अच्छा। रॉल्स का ध्यान अधिकतर बड़े सामाजिक ढांचों पर ही केंद्रित है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत विभिन्न सांस्कृतिक और स्थानीय विविधताओं को सही ढंग से संबोधित ही नहीं कर पाता। नेक्स्ट है अमूर्त तथा आदर्श सिद्धांत। कुछ आलोचक मानते हैं कि रॉल्स ने मूलभूत स्थिति और अज्ञानता की जो पर्दा का सिद्धांत दिया है वो अमूर्त है। ये वास्तविक जीवन की जटिलताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित ही नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है शक्ति संरचनाओं की अनदेखी। आलोचक तर्क देते हैं कि रॉल्स की जो सिद्धांत है उसमें शक्ति संरचनाओं व सामाजिक असमानताओं को ठीक ढंग से संबोधित नहीं किया गया है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी की अनदेखी। आलोचकों का मानना है कि रॉल्स का जो सिद्धांत है वो व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी की भूमिका के महत्व को कम कर देता है। वे मानते हैं कि यदि लोग स्वयं अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो जो न्यायपूर्ण समाज है उसके सिद्धांतों में असमानताएं बनी रहेगी। थैंक यू।